कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर का कॉन्सेप्ट या चैप्टर जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे को जो है वो तीन चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। एक तो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर जो है वो हम पढ़ेंगे, एक जो है वो हम कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पेसिफिक करेंसी डेरिवेटिव्स जो ब्रोकर के लिए वो पढ़ेंगे, एंड एक हम जो है वो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिग्रेस मतलब क्या जो है वो रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो इन्वेस्टर को क्या जो है वो कैसे हम जो है वो इन्वेस्टर की जो है वो दुविधाओं वगैरह को जो है सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे। एक तो हम जो है वो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रोकर जो है वो कैसे जो है वो कंडक्ट करेंगे वो सीखेंगे। तो यहाँ पर ये हम तीन चीज़ें जो है वो सीखने जाएंगे। ये हमारे जो है वो तीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में क्लियर है कि हमारे को तीन चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। हमारे को ब्रोकर के लिए पढ़ना है, हमारे को इन्वेस्टर के लिए पढ़ना है, एंड हमारे को कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ब्रोकर के लिए इन डेप्थ तरीके से पढ़ना है कि कैसे जो है वो क्या होगा। बिना टाइम वेस्ट करे जो है वो हम जो स्टार्ट करते हैं। यस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर। सबसे पहले जो है वो दिमाग में जो है ना ये बातें क्लियर कर लो कि जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें जो है वो जो भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं। जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किसने जो है बताए हुए हैं, वेट अ सेकेंड, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है बताए हुए हैं। उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रेडिंग मेंबर जो है उन्हें सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है ब्रोकर की क्या होती है, ये जो है वो डिवाइड करा हुआ है, कुछ पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले आ जाता है जर्नल, सेकंड आ जाता है हमारे पास ड्यूटी क्या होती है क्लाइंट की, थर्ड आ जाता है हमारे पास ब्रोकर जो है वो क्या होता है। तो इन तीन पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट जो है ब्रोकर के। सबसे पहले आ जाता है जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, उसे जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, अब कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सबसे पहले आ जाता है जो जर्नल के अंदर आ जाते हैं हमारे पास 5 पॉइंटर्स आ जाते हैं। इंटीग्रिटी एक्सरसाइज करने उसे ड्यू स्किल एंड केयर, मैनिपुलेशन नहीं करनी है, माल प्रैक्टिस नहीं करनी है, एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को सभी चीज़ों को फॉलो अप करना है। सबसे पहले आ जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है, जो ब्रोकर होता है ना, उसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी जो है फॉलो करनी है, प्रॉम्प्ट लाइन एंड उसे जो है फेयर रहना है। जब वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो उसे फेयर रहना है। ठीक है, इंटीग्रिटी के अंदर ये आ जाता है। उसे जो ड्यू स्किल एंड केयर जो है वो एक्सरसाइज करनी है। जब वो बिजनेस अपना कंडक्ट कर रहा है तो उसे मतलब अपना ड्यू मतलब ध्यानपूर्वक काम करना है। मैनिपुलेशन मतलब उसे जो है वो कोई भी फ्रैडुलेंट और मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर, फर्जीवाड़ा ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर नहीं होना, या फिर उसे रिम्योर जो है वो अफवाहें नहीं फैलानी ताकि जो है वो अपना पर्सनल गेन कर पाए या फिर मार्केट के इक्विलिब्रियम लेवल को जो है वो हैम्पर कर पाए। तो हमने एक तो हमने पढ़ लिया इंटीग्रिटी जो है वो उसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके रखने हैं, उसे जो है वो ध्यानपूर्वक जो है वो काम करना है, उसे जो है वो कोई भी फर्जीवाड़ा ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर नहीं करना, उसे कोई रिम्योर्स वगैरह नहीं फैलाना ताकि उसका कोई पर्सनल गेन ना हो जाए। उसे माल प्रैक्टिस इसके अंदर जो है वो कोई भी जो है वो उसे जो है वो क्या है, कोई ऐसी कोई फर्जीवाड़ा ट्रांजेक्शन, फर्जी मार्केट जो है वो क्रिएट नहीं करके रखनी, जहाँ पर जो है वो कोई मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस उसको जो है वो अपना पर्सनल गेन करे जा रहा है। और जो है वो या तो जो है वो मतलब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो डिटोरिएट कर रहा है, डिट्रामेंटल जो है वो कर रहा है, या फिर उससे जो है वो क्या हो रहा है, स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। तो उसे जो है वो इंश्योर क्या करना है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, ना कि ना हो। तो ब्रोकर जो है वो ऐसी कोई भी स्पेकुलेटिव जो है वो बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा जिससे जो है वो जो कि मतलब रीजनेबल लेवल से बहुत ज़्यादा हो, कि मतलब जिससे जो है वो बस क्या करने की कोशिश कर रहा हो, अपना फ़ायदा करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी जो चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होगा। उसे जो है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ में जो है वो कंप्लायंस करना है। मतलब ब्रोकर को जो है वो इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके साथ में कंप्लायंस करना पड़ेगा, या जो रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं ना, उनका पालन करना पड़ेगा ब्रोकर को। ठीक है, सेकेंड आ जाता है क्लाइंट की क्या ड्यूटी होती है। ये तो हमने पढ़ ली ब्रोकर की क्या ड्यूटी होती है, क्लाइंट की भी तो कुछ ड्यूटी होती है। हाँ, देखो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जो ब्रोकर है ना, तो ब्रोकर की जो है वो क्लाइंट की तरफ क्या जो है वो ड्यूटी होती है। जनरल ड्यूटी तो हमने पढ़ ली कि उसे जो है वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसे जो है ड्यू स्किल्स एंड केयर होनी चाहिए, उसके पास मैनिपुलेशन के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वो माल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, उसे शेफ्ट रिक्वायरमेंट्स के साथ में कंप्लायंस करना है। ये तो हो गई बात की बातें अब। ठीक है, अब जो है वो जनरल जो है वो चीज़ें पढ़ ली कि ये तो जो है वो हर चीज़ों के अंदर अप्लाई होगा, चाहे वो ड्यूटी ऑफ क्लाइंट कर रहा है या फिर वो जो है वो अदर ब्रोकर के साथ में डीलिंग कर रहा है, एक ब्रोकर। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जो है पढ़ लेते हैं कि एक ब्रोकर की क्लाइंट की तरफ क्या ड्यूटी होती है। देखो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जब एक ब्रोकर जो है वो जब वो क्लाइंट के साथ में डील कर रहा है तो
वो जो है वो एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर्स को, बाय के या सेल के जो वो ऑर्डर कर काट रहा है वो बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर जो है वो काटने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आप मान लो आप जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप डील भी करते हो ना, तो आप ब्रोकर जो है वो आपको जो है वो हमेशा जो है वो क्या गाइडेंस देता है, उसका काम क्या है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देना कि जो है वो अगर उसे कुछ पता चलता है कि बेस्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस के अंदर जो है वो बाय करा जाए और सेल करा जाए, तो ये कौन बताता है आपको? ब्रोकर बताता है आपका, ठीक है। तो यही काम होता है, उसको जो है वो क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है फेथफुली बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर। ब्रोकर जो है वो प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करेगा क्लाइंट को, जैसे ही उसे लगेगा, जैसे उसे पता चलेगा प्रॉम्प्टली, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, या फिर जब जो हो रहा होगा तो वो जो है वो क्या कराएगा, क्लाइंट को जो है वो इमीडिएट बेसिस पर जो है वो बताएगा कि हमें ये सौदा कर लेना चाहिए या ये सौदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है इशुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। एक ब्रोकर की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होती है, उसे जो है वो विदाउट एनी डिले क्लाइंट को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना है, ठीक है। कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन अगर मान लो क्लाइंट ने करी हुई है ब्रोकर के से, तो उसके लिए जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो इशू करना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो इशू करा जाएगा कि आपने जो है वो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतनी इतनी क्वांटिटीज़ बाय करी थी, इतनी इतनी क्वांटिटी जो है वो सेल करी थी, तो ये जो है सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर जो है वो लिखा जाएगा। कितना आपको जो है वो इसके अंदर जो है वो गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी आपने ब्रोकरेज जो है वो पे करी, कितनी क्वांटिटी थी, ये सब कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर जो है वो लिखा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ब्रोकर की जो है वो होती है। वो विदाउट एनी डिले जो है वो इशू करेगा और उस फॉर्म के अंदर इशू करेगा जो भी एक्सचेंज के अंदर है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी खुद ही बना के कोई भी एक्सचेंज, नहीं, जो एक्सचेंज बताएगा उस फॉर्म के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना होता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रोकर जो है वो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, या फिर वो ऐसी कुछ भी डिस्कस नहीं करेगा जिससे वो इम्प्रॉपर यूज़ हो जाए डिटेल, या फिर कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स को जो है वो यूज़ करे, या फिर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी कॉन्फिडेंशियल नेचर की जो है वो हैं, वो मतलब जो है वो क्लाइंट का जो है वो ट्रस्ट जो है वो नहीं तोड़ेगा। तो उसको जो है वो ये भी ड्यूटी है उसकी क्लाइंट की तरफ, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास बिजनेस एंड कमीशन। जो ब्रोकर है वो जो है वो कोई भी ऐसी सेल या कोई भी ऐसी परचेज को जो है वो इनकरेज नहीं करेगा जहाँ पर उसका सोल पर्पस जो है वो कमीशन कमाने का हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है बस अपना फ़ायदा ही देखे जा रहा है, बस उसका जो है वो बस वो ये सोचे जा रहा है कि मैं जो है ब्रोकरेज या फिर कमीशन जो है कमा लेता हूँ, बहुत है ना, नहीं। मतलब उसको जो है वो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है जिससे बस उसी का फ़ायदा हो रहा हो, जिससे जो है बस वो ब्रोकरेज वगैरह जो है वो या फिर कमीशन वगैरह जो है वो अर्न करने का जो है वो बस कमाने का सोच रहा हो, नहीं। बिजनेस ऑफ डिफ़ॉल्टिंग क्लाइंट। देखो जो ब्रोकर है वो ऐसी कोई भी बिज़नेस के अंदर जो है वो ट्रांजेक्ट नहीं करेगा। इससे पहले जो है वो एक बात और आ जाती है कि जो ब्रोकर है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि वो कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग कोटेशन वगैरह दे रहा है, या फिर कोई भी गलत सलत एडवाइजेस दे रहा है ताकि वो जो है वो, मतलब उसका सोल पर्पस क्या होगी, ब्रोकरेज और कमीशन कमाने का। ये तो हो गया ख़त्म। अब बिजनेस ऑफ डिफ़ॉल्टिंग क्लाइंट के अंदर जो है वो आ जाता है, ब्रोकर जो है वो कोई भी ऐसी डील या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंटर आउट नहीं करेगा जहाँ पर वो अपना, जिसका मतलब जिससे क्या हो रहा हो कि मतलब वो ऐसे जो है पर ऐसे उसके साथ में जो है वो डील नहीं करेगा जो उसने जो है वो दूसरे ब्रोकर का जो है वो, जैसे मान लो एक ऐसा क्लाइंट है जिसने जो है वो दो ब्रोकर थे, ब्रोकर ए और ब्रोकर बी। मैं ब्रोकर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक क्लाइंट है, उसने ब्रोकर बी के साथ में अपनी कमिटमेंट्स को पूरी नहीं करा है, तो ब्रोकर बी जो है उसके साथ में डील नहीं करेगा, उस क्लाइंट के साथ में डील नहीं करेगा, कहेगा चल तू तो उसके साथ तो तूने डीलिंग जो है ढंग से करी नहीं, मैं नहीं कर रहा। उसको जो है वो ऐसे जो है वो उस ऐसे क्लाइंट के साथ में डीलिंग नहीं करनी है। फेयरनेस टू द क्लाइंट। एक जो ब्रोकर है जब वो एक क्लाइंट के साथ में डील करता है तो उसे डिस्क्लोज करना है कि वैदर वो एक प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा है या फिर एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है एट द सेम टाइम, ताकि कोई भी बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो किसी भी चीज़ों के लिए, ठीक है। उससे वेल इन एडवांस जो है बता के चलना है कि मैं प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं एजेंट की तरह जो है वो एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब उसे जो है वो अगर मान लो वो नहीं बताएगा, उससे क्या होगा, उसका डायरेक्ट या फिर कोई भी जो है वो इनडायरेक्ट पर्सनल एडवांटेज आ जाएगा, तो वो उसे नहीं लेना है। उसे पहले से ही बता के चलना है कि मैं जो है वो एक प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं एक एजेंट की तरह जो है वो एक्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ब्रोकर जो है वो कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं देगा क्लाइंट को जिससे जो है वो क्लाइंट जो है वो क्या करने लग जाए, एक्वायर मतलब खरीदने, डिस्पोज मतलब बेचने, या फिर रिटेन मतलब जो है वो होल्ड करके जो है वो रखे रखे अपनी सिक्योरिटीज़ को, अनलेस ऐसे कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हों इस बात को बिलीव करने के कि जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो कोई फैक्ट्स के बेसिस पर दी गई है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे देगा जिससे वो जो है वो क्लाइंट जो है आपकी बातों पे रिलाय करके
किसी भी चीज़ों को खरीद ले, बेच दे या फिर रिटेन करके रख ले सिक्योरिटीज़ वगैरह को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ब्रोकर जो है वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेगा क्लाइंट से, जो भी उसको सही लग, जो भी अप्रोप्रिएट होगी वही वाली जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेगा। लेकिन वो जो है उसको ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देनी है क्लाइंट को जिससे वो जो है वो क्या करने लग जाए, एक्वायर, डिस्पोज या रिटेन करने लग जाए, नहीं। इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन पब्लिकली एसेसिबल मीडिया, ब्रोकर जो है वो या फिर कोई भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देंगे कोई भी सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, वेदर रियल टाइम या फिर नॉन रियल टाइम जो है वो बेसिस पर कोई भी ऐसी कोई भी नहीं देंगे, अनलेस जो डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर जो है वो अपने इंटरेस्ट का दे रहा हो या लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन का, कि क्या क्या उसका जो है वो मतलब वो है, ठीक है। कॉम्पिटेंस ऑफ द ब्रोकर, ब्रोकर जो है वो एडिक्वेटली, ब्रोकर जो भी ब्रोकर जो भी डीलिंग वगैरह कर रहा है उस वो एडिक्वेटली ट्रेंड, उसके पास एडिक्वेटली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए और अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि फेयर और प्रॉम्प्ट सर्विसेज जो है वो दी जा पाए क्लाइंट को। मतलब अगर मान लो जो है वो स्टाफ ही जो है वो अनपढ़ है तो जो है वो क्या जो है वो ब्रोकर जो है अपनी सर्विसेज दे सकता है, नहीं दे सकता। तो क्लाइंट जो स्टाफ है ना उसका जो है पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। विस विस ब्रोकर, ब्रोकर की अदर ब्रोकर के साथ में क्या ड्यूटीज़ होती हैं, देखो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसको जो है वो अपना फुल कॉपरेशन जो है वो अदर ब्रोकर्स को भी देना है, ठीक है, ताकि क्लाइंट की इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करा जा पाए। ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़ा कर रहा है एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर से झगड़ा कर रहा है, नहीं, उसे जो है वो क्या करना है, कॉपरेशन जो है वो कॉपरेट करना है, जहाँ पर जो है कॉपरेशन की बात आएगी तो कॉपरेट करो दूसरे ब्रोकर के साथ में भी। देन आ जाता है ट्रांजेक्शन विद द ब्रोकर, ब्रोकर जो है वो कैरी आउट करेगा अपनी ट्रांजेक्शन अदर ब्रोकर के साथ में एंड कंप्लाई करेगा, वो सारे के सारे जो है वो ऑब्लिगेशन वगैरह को भी कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उसी ब्रोकर की होती है। देन ये सारा सीखने के बाद आ जाता है एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ब्रोकर जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो एडवर्टीजमेंट वगैरह करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है, पब्लिकली, लेकिन कर सकता है कब, जब एक्सचेंज बोल देगा तो आप जो है वो कर सकते हो, एक्सचेंज परमिट कर देगा तो बात अलग है। एंड्यूसमेंट ऑफ द क्लाइंट, ब्रोकर जो है वो कभी भी जो है वो अनफेयर मीन्स से जो है वो क्लाइंट को जो है वो एंड्यूस करने की कोशिश नहीं करेगा, वो जो है वो खींचने की कोशिश नहीं करेगा। फॉल्स और मिसलीडिंग रिटर्न, ब्रोकर जो है वो निगलेक्ट या फिर फॉल्स और रिव्यूज़, वो ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न्स ना दे, ऐसा कुछ भी करे, मतलब ऐसा कोई भी जो है वो नहीं करेगा। फिर इसके बाद आ जाता है एडहेरेंस टू द कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिक टू द करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, जो एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो फॉलो करा जाना चाहिए करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। देखो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल, जो ट्रेडिंग मेंबर होता है, जो जिसे हम ब्रोकर भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो है वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है वो देंगे, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी वो क्लाइंट के साथ में डीलिंग कर रहा है उसकी जो है वो उसकी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी ट्रेडिंग मेंबर जो भी एसोसिएटेड हो रखा है ब्रोकर के साथ में, वो मतलब वो क्लाइंट को ऐसी गारंटी नहीं दे सकता कि जो है वो कोई भी लॉस होगा तो मैं देख लूँगा, ये वो ऐसी ऐसी फालतू की चीज़ें जो है वो क्रिएट नहीं करके रखनी है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेडिंग मेंबर जो है वो गारंटी नहीं देगा, उसे एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है करते चलना है, वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो रखेगा अपना बिजनेस जो भी कंडक्ट कर रहा है, तो उसे जो है प्रोफेशनलिज्म रखना होता है, उसे जो है वो क्या करना है, उसे ट्रेडिंग प्रैक्टिस को जो है वो आगे प्रमोट करना है, ठीक है। जो ट्रेडिंग मेंबर है उसे जो है वो क्या करना है, जो ब्रोकर्स वगैरह उसे जो है वो रूल्स रेगुलेशन और बाय लॉस को जो है वो कंप्लाई ऑफ करना है, उसे जो है वो अपना काम जो है सत्यनिष्ठा और फेयरनेस के साथ में करना है, उसका काम जो है फेयर होना चाहिए एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए। कैपेबिलिटी, जो ट्रेडिंग मेंबर है उसे जो है वो अफिशिएंट एंड रिसोर्सेज एंड प्रोसीजर्स को जो है वो एम्प्लॉय अच्छे से रिसोर्सेज को जो है वो एम्प्लॉय वगैरह करना चाहिए। दैन आ जाता है हमारे पास ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स, जो ट्रेडिंग मेंबर या पार्टिसिपेंट है उन्हें इंश्योर करना है कि कोई भी फर्जीवाड़ा ट्रांजेक्शन जो है वो उन्होंने एंटर ना करी हो अपने स्टाफ के साथ में। और जो ट्रेडिंग मेंबर और जो पार्टिसिपेंट उन्हें इंश्योर करना है कि कोई भी जो एम्प्लॉई है उसने जो है वो जो भी एम्प्लॉई है जिन्होंने जो है वो कमिट करा है ट्रेडिंग मेंबर और पार्टिसिपेंट वो ट्रांजेक्शन हैज़ अ नेसेसरी अथॉरिटीज़, मतलब उनके पास जो है वो उतनी पावर होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो है वो बिना पावर के जो है वो आप ट्रांजेक्शन वगैरह के अंदर एंटर वगैरह कर रहे हो, रॉन्ग नहीं कर सकते। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एडिक्वेटली ट्रेंड होने चाहिए, अनपढ़ लोग नहीं है, नो सीखे लोग नहीं हैं जो है वो जो जिन्हें आपने मार्केट सेगमेंट के अंदर बिठाया हुआ होना चाहिए, नहीं, आपने जो है वो एडिक्वेटली ट्रेंड स्टाफ को जो है वो बिठाया होना चाहिए जिनके पास जो है वो नॉलेज है, जो उनके पास अवेयरनेस है, जो कि जो है वो रेगुलेटरी शेल्टरी एक्ट के अंदर जो वो डीलिंग कर सक पा रहे हैं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह को डील आउट कर पा रहे हैं, तो उतनी नॉलेज होनी चाहिए। दैन जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे एक्शंस वगैरह के लिए, जो भी खुद के वेरिएबल्स के अंदर जो भी उसने जो है वो एक्शंस वगैरह आए हैं उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जो ट्रेडिंग मेंबर की आईडी और यूज़र की आईडी है वो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो है वो दी गई हो,
जब भी कोई ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करा जा रहा है तो ट्रेडिंग मेंबर को इंश्योर करना है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो है वो किया गया हो। जब भी एक ट्रांजेक्शन वगैरह के अंदर एंटर करा गया है तो ये देखा जाना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट के भीतर भीतर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है। कोई भी ट्रेडिंग मेंबर या फिर पर्सन जो भी एसोसिएटेड है ट्रेडिंग मेंबर के साथ में, मतलब जो ब्रोकर के साथ में है, वो इम्प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकता मतलब अपनी पोजीशन वगैरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है वो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करके जो है वो फ़ायदा कमा जाए, नहीं। जब भी वो एंटर कर रहा है किसी भी जो है वो ट्रांजेक्शन के अंदर, ट्रेडिंग मेंबर को इंश्योर करना है कि वो जो है वो अच्छे से जो है वो केयर कर भी रख पाए और केयर करें, एंड जो है वो कभी भी मतलब मिस रिप्रेजेंट ना करें किसी भी जो है वो ट्रांजेक्शन या फिर किसी भी नेचर के अंदर। जो ट्रेडिंग मेंबर है वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट ना करे या फिर कोई भी ऐसे एग्रीमेंट के अंदर या फिर कोई भी ऐसे अरेंजमेंट के अंदर एंटर ना करे, एम्प्लॉयज़ या फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर जो है वो एंटर ना करे जहाँ पर जो है वो उसका पर्पस जो है वो क्या हो, अपना बिजनेस सिक्योर करने का हो। तो वो ऐसी जो है वो फर्जीवाड़ा ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो एंटर ना करे। जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो जो है वो अपना नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे या फिर बेनिफिशियल आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट टू अ पर्सन को, कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। लेकिन कब कर सकते हैं, अगर मान लो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट है एक्सचेंज का, वो भी तब जब जो है वो ज़रूरत है तभी जो है वो आप कर सकते हो। जो फैसिलिटी है कि आप जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो प्रो अकाउंट के अंदर खुद के लिए, है ना, शैल बी अवेलेबल बाय द ट्रेडिंग मेंबर ओनली, एक ही लोकेशन पर जो है वो आप जो है वो कर सकते हो। मतलब एक जो है रजिस्टर्ड लोकेशन बना लो, वहीं से आप जो है वो सारी की सारी प्रो अकाउंट की डीलिंग जो है वो कर सकते हो। और वो भी जो जो जगह है वो कौन स्पेसिफाइड करेगा, ट्रेडिंग मेंबर जो है स्पेसिफाई कर देते हैं। एंड जो टर्मिनल जो भी लोकेटेड होगा अदर देन दोज प्लेस जो है कि उनके अंदर फैसिलिटी है कि आप वो ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन किसके लिए जो है वो कर सकते हो आप ऑर्डर, जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है, क्लाइंट कोड के लिए। इन केस अगर ट्रेडिंग मेंबर है रिक्वायर द फैसिलिटी कि वो प्रो अकाउंट को जो है वो अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल्स जो है वो कहीं और से भी यूज़ करना चाह रहा है, अभी तो वो जो है वो एक ही जगह से जो है वो कर सकता है जो ट्रेडिंग मेंबर है, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहता है नहीं, वो एक जगह, एक से ज़्यादा जगह पे जो है वो करना चाहता है, अब जैसे वो घर को जो है वो उसने अपना वो बनाया हुआ है या फिर कुछ भी कहीं पे भी है बनाया हुआ है प्रीमाइसिस को, अब वो एक से ज़्यादा जगह जो है वो प्रो अकाउंट की डीलिंग जो है वो करना चाहता है, तो ट्रेडिंग मेंबर रिक्वेस्ट करेगा एक्सचेंज को, ये जो है वो ये क्या करेगा, एक्सचेंज को जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को जो है वो बताएगा कि मैं जो है वो प्रो अकाउंट को मल्टीपल लोकेशंस के अंदर जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। एंड एक्सचेंज जो है वो केस टू केस बेसिस पर देखेगा कि सही में जो है वो ड्यू डिलिजेंस और जो है वो ये ज़रूरी है कि वो फैसिलिटी जो है उसको दी जाए। तो अगर दी जाए, अगर उसको उनको लगेगा कि हाँ देना सही है तो दी जाएगी। जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं वो डिसिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, जब वो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाती है यहाँ पर चार जो है वो आ जाती है, शील्डिंग और असिस्टिंग, सस्पेंडिंग द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, मिसलीडिंग ट्रांजेक्शन एंड यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। देखो मिसलीडिंग ट्रांजेक्शन के अंदर क्या आ जाता है, जो ट्रेडिंग मेंबर है वो कोई भी ऐसी सौदे या फिर कोई भी ऐसे जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करेगा जहाँ पर उसका जो है वो पर्पस क्या हो कि वो मिसलीडिंग अपीयरेंस जो है वो दे रहा है, या फिर वो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर नहीं करेगा जहाँ पर जो है परचेज और सेल करने से कोई भी मतलब कोई भी ओनरशिप वगैरह चेंज नहीं हो रही है। तो वो ऐसी मिसलीडिंग ट्रांजेक्शन जो है वो जैसे जो है वो गुमराह वगैरह हो रहा है या फिर जो है वो कुछ भी मतलब कोई एक साफ पिक्चर नज़र नहीं आ रही है, तो वो ऐसी ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर नहीं करेगा, ठीक है। जो सस्पेंडिंग द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, देखो अगर मान लो आपको करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट एक ट्रेडिंग मेंबर है, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट की अगर आपको परमिशन नहीं मिली है तो जो है अगर आपको जो है सस्पेंड वगैरह करा हुआ है तो आप जो है वो नहीं ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो भी फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करी है ट्रेडिंग मेंबर, जिसने जो है वो पेइंग एजेंट या फिर ट्रांसफर एजेंट या फिर ट्रस्टी या फिर किसी और अदर कैपेसिटी के अंदर उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली थी, तो वो कोई भी जो है सॉलिसिटिंग वगैरह करने के लिए जो है वो यूज़ नहीं करेगा। सारे गलत काम वाली बातें हैं। यूज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो भी उसने फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर मिसलीडिंग ट्रांजेक्शन है, सस्पेंडिंग द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, शील्डिंग और असिस्टिंग वगैरह है। ट्रेडिंग मेंबर जो है वो शील्ड या असिस्ट नहीं करेगा अदर ट्रेडिंग मेंबर को जिन्होंने जो है वो क्या करा हुआ, जिन्होंने जो है रूल्स का रेगुलेशन वगैरह को जो है वो खुद ही जो है वो उन्होंने तोड़ा हुआ है दूसरों ने, तो उनको जो है वो उनको मदद नहीं करेगा, ठीक है। सस्पेंडेड ये हो गया, मिसलीडिंग ट्रांजेक्शन हो गया, यूज ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो भी फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर, ये सारा कुछ हो गया। देन आ जाता है ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टर। हर एक्सचेंज जो है उसके पास प्रोसेस होता है रिड्रेसल मैकेनिज्म का, ठीक है। अब इसके बाद हो जाता है, वेट आ सकते हैं,
इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, देखो सारे एक्सचेंजेस जो हैं उनके पास एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होता है जो कि ग्रीवियंसेस जो है जो दुखड़े सुनता है इन्वेस्टर्स के, यानी रोना धोना सुनता है, ठीक है। और जो है सारे एक्सचेंजेस जो है वो सुपरविजन मैकेनिज्म जो है बना के रखते हैं सेल्स, जो डिपार्टमेंट सेल्स होते हैं ना, डिपार्टमेंट या फिर सेल्स जो से कहते हैं, जो कि टुकड़े सुनता है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टर सर्विस कमेटीज़ आ जाती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफिशियल्स या फिर इन्वेस्टर एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, जो भी सेबी ने बताए हुए हैं। रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, जो इन्वेस्टर है उनसे क्या करना है, अपनी कंप्लेंट जो है वो प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर जो है वो देनी पड़ेगी इनको, अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है वो दी जाएंगी। जब वो कंप्लेंट रिसीव्ड होंगी तो एक्सचेंज जो है वो क्या करेगा, देखेगा कि क्या स्क्रूटनाइज करेगा। जांच पड़ताल करना तो जरूरी है, ये तो थोड़ी है कि सीधा सीधा जो है सब कुछ हो जाएगा, नहीं। तो जो है स्क्रूटनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। रिसिप्ट तो हो गई कंप्लेंट की, पहले तो होता है सब स्टेज वन होती है रिसिप्ट होना क्लेम कंप्लेंट की, स्क्रूटनाइज होगा फिर अगर सारे के सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है ढंग से सबमिट करे गए हैं तो कंप्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, मतलब दर्ज कर लेंगे हम, रिकॉर्ड कर लेंगे। और एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो दे देंगे इन्वेस्टर को कि आपकी जो है वो रिड्रेसल की जो आपने जो है दुखड़ा जो रोया है उसके लिए हमने जो है वो हमने उसको जो है वो उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको ये दे दी है, ठीक है। आपकी जो हमने दर्ज कर लिया है। इफ द डॉक्यूमेंट इनएडिक्वेट है तो जो है वो उसे एडवाइस करा जाएगा कि आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स में जो है वो क्या है, गड़बड़े हैं, डेफिशिएंसीज हैं, पहले उनको पूरा करके लेकर आओ। रीड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स, जनरली जो एक्सचेंजेस होते हैं वो क्या करेंगे, वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्लाइंट की जो भी हैं, वो जो है वो क्या करेंगे, फॉलोइंग अप विद द मेंबर और कंप्लाइंट के साथ में जो है वो मतलब एक एक पाथवे बना के जो है वो क्या करेंगे, दोनों की जो है वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इशूज जो भी रेज करे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करा जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। और सब्सिक्वेंट टाइम फ्रेम के अंदर जो भी 2-3 महीने जो भी जो है उसके अंदर करा गया उसके टाइम फ्रेम के अंदर सब कुछ जो है देखा जाएगा। सब्सिक्वेंटली जो रिस्पॉन्स जो भी रिसीव्ड हो रहा है वो उसको रिव्यू करा जाएगा कि क्या जो है वो ट्रेडिंग मेंबर ने जो है वो क्या जो है वो बताया है, क्या वो क्या क्या कह रहा है, ट्रेडिंग मेंबर क्या कह रहा है, ब्रोकर क्या कह रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग। अगर ट्रेडिंग मेंबर जो है वो एग्री कर जाता है कंप्लेंट के रिगार्डिंग तो उसे एडवाइस करा जाएगा कि आप सेटल करो मैटर को। अगर ट्रेडिंग मेंबर कहता है कि उसने ऑलरेडी सेटल कर दिया तो प्रूफ दिखाओ कि आपने जो है वो सेटलमेंट का प्रूफ दिखाओ। एंड क्रॉस कन्फर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर से भी मांगेंगे कि क्या ये ब्रोकर जो है सच कह रहा है या फिर जो है वो आप कुछ और कह रहे हो या फिर जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये देखने का काम जो है वो होगा एक्सचेंज वगैरह का। अगर ट्रेडिंग मेंबर जो है वो रेजेस कर देता है इशूज़ फ्रॉम हिज साइड तो कमेंट्स को एनालाइज करा जाएगा, इन्वेस्टर को फॉरवर्डेड करा जाएगा कि वो क्या कह रहा है, उसके व्यूज़ क्या हैं इस रिगार्डिंग में। अगर जो डिफरेंसेस हैं वो अभी भी चल रहा है तो आर्बिट्रेशन के अंदर जा सकते हैं। तो जो है वो फिर एक थर्ड पार्टी को जो है बुलाया जाएगा कि जो ट्रेडिंग मेंबर्स और ये जो इन्वेस्टर्स हैं उसके बीच में जो भी मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको जो है वो एक आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है रिजॉल्व करा जाएगा। अगर ट्रेडिंग मेंबर जो है जस्टिफिकेबल रीज़न दे दे कि मैंने जो है वो ये इसी रीज़न की वजह से करा था तो इन्वेस्टर जो है वो एनलाइटेंड है, उसको करेक्ट पोजीशन के अंदर जो है वो लेकर आया जाएगा। नेचर ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट के नेचर जो है वो किस किस टाइप के होते हैं, देखो कंप्लेंट के नेचर को हमने 3 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करा है। नॉन रिसिप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, जो है वो उसको जो है वो कोई डिविडेंड नहीं मिला, इंटरेस्ट या बोनस नहीं मिला। या फिर कंप्लेंट अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर, जो है वो किस वजह से जो है वो करा जा रहा है, उसने अनऑथराइज ट्रांसफर कर दिया, उसने एक्सेसिव ब्रोकरेज जो है चार्ज कर लिया, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन जो है वो हो गई है, स्क्वायरिंग अप कर दिया, डिले या नॉन रिसिप्ट ऑफ द फंड है, ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूटेड करें विदाउट एडिक्वेट मार्जिन, नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड्स या नॉन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड और सिक्योरिटीज। इन रीज़न की वजह से ये सारी जो है वो चीज़ें हुई थी, इसी वजह से हम जो है वो मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। एक पहला रीज़न तो मैंने बता ही दिया कि जो है वो उसे डिविडेंड इंटरेस्ट और बोनस नहीं मिला, या फिर जो है वो कंप्लेंट जो है वो जहाँ पर करी जा रही है जहाँ पर मेंबर ने अपनी मेंबरशिप को ही सरेंडर कर दिया या फिर अप्रोच करा एक्सचेंज को किसी और रीज़न के अंदर, दैन एक्सचेंज में नॉट टेक अप द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्लेंट। एक्सचेंज जो है वो ये सारी टाइप की कंप्लेंट नहीं ले सकता, वैसे तो वो लेता ही है लेकिन ये टाइप की कंप्लेंट नहीं ले सकता। जो कंप्लेंट जहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हैं जहाँ पर जो आर्बिट्रेशन के अंदर गई हुई है उससे तो पहले आर्बिट्रेशन का तो नतीजा आने दो फिर जाएंगे, अभी कहाँ से जा सकते हैं, नहीं, ठीक है। कंप्लेंट जहाँ पर पेमेंट ऑफ द फंड एंड ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज जो है वो अदर देन द ट्रेडिंग मेंबर के अंदर करी गई हैं। क्लेम्स जो कि मेंटल एगोनी या फिर जहाँ पर जो है वो जो प्रमोट करी हरासमेंट वगैरह को तो वो तो करना ही बेकार है, नहीं आप ऐसे कंप्लेंट नहीं ले सकते। कोई ऐसी क्लेम जहाँ पर नोशनल लॉस हो रहा हो या अपॉर्चुनिटी लॉस वगैरह हो रहा हो वो ऐसी कंप्लेंट नहीं ले सकते, गलत है। क्योंकि कंप्लेंट जो वहाँ पर जो है वो ट्रेड्स वगैरह के अंदर जो है वो करी गई हैं वो नहीं ले सकते। कंप्लेंट जो भी ट्रांजेक्शन जो भी नेचर ऑफ लोन फाइनेंसिंग वगैरह का वो नहीं कर सकते। जहाँ पर जो है वो प्राइवेट कमर्शियल डीलिंग्स वगैरह हो वो भी नहीं ले सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो नहीं ले सकते हैं। देखो क्लेम जहाँ पर नोशनल लॉस हो रहा हो, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हो, क्लेम जहाँ पर जो है वो जो भी कोई भी ट्रेड्स वगैरह को प्रमोट ना कर रहा हो, क्लेम जहाँ पर कमर्शियल डीलिंग्स वगैरह हो वो उनको नहीं ले सकता, क्लेम जहाँ पर मेंटल एनोगनी हो, पेमेंट ऑफ फंड्स वगैरह हो, जहाँ पर ट्रांजेक्शन जो भी ऑलरेडी आर्बिट्रेशन में घुसी हुई हैं उनको नहीं ले सकता। आर्बिट्रेशन जो है सेबी ने इंस्ट्रक्टेड करा एक्सचेंज को कि आप आर्बिट्रेशन कमिटीज़ बनाओ ताकि कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो रही है ट्रेडिंग मेंबर और इन्वेस्टर के बीच में, उन्हें जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो क्या करा जा पाए, रिजॉल्व करा जा पाए। और आर्बिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पर अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट वगैरह का सेटलमेंट हो रहा है, वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है ट्रेडिंग मेंबर और जो है वो इन्वेस्टर्स वगैरह के अंदर, जहाँ पर जो है वो ग्रीवेंसेस वगैरह को क्या करा जाएगा, रिजॉल्व वगैरह करा जाएगा। ठीक है। और सेबी कंप्लेंट जो है रिड्रेसल जो है सिस्टम जो है वो बनाया गया है, जिसकी वेबसाइट का नाम होता है HTTP www.http://scores.gov.in। और ये जो है वो बनाया गया है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो एग्जाम के अंदर रेपिटेडली फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम और स्कोर जो है वो सेंट्रलाइज ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करा जाता है ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। हर कंप्लेंट को एक यूनिक रेफरेंस नंबर जो है वो दिया जाता है। अगर आप जो है कंप्लेंट करोगे ना तो आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर जो है वो दिया जाएगा, जो कि कस्टमर और आप जो है इससे क्या कर पाओगे, ट्रैक और फॉलो अप कर पाओगे क्या रेजोल्यूशन का क्या से क्या चल रहा है। ठीक है, सब कुछ जो है ट्रैकिंग उसी रेफरेंस नंबर से आप कर पाओगे। ये कब इंट्रोड्यूस करा था, आज नहीं, जून 8 2011 के अंदर जो है वो करा गया था ताकि स्पीडी मैकेनिज्म जो है वो हो पाए। एंड पर्पस क्या था, सेलियन फीचर्स क्या था स्कोर्स का, मतलब इस वेबसाइट के और या फिर ये जो है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम के, ये सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है। यहाँ पर ऑनलाइन मूवमेंट होती है कंप्लेंट्स वगैरह की, ऑनलाइन अपलोड जो है वो होती है, एक्शन रेटिंग रिपोर्ट्स जो भी हो रही है कि कहाँ पर क्या सा एक्शन चल भी रहा है नहीं चल रहा है, ऑनलाइन रिव्यू जो है वो होते हैं कि कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन जो है वो चल रहे हैं। सारी की सारी कंप्लेंट जो है वो मैनुअली नहीं इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इस साइट पर लॉन्च करी जाती है, मतलब दाखिल करी जाती है। इन्वेस्टर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर एसोसिएशंस वगैरह को। ठीक है। एंड जो भी सेबी ने रिकॉग्नाइज करे थे कि हमारी कंप्लेंट फाइल कर दो, हम तो खुद तो फाइल नहीं कर सकते, आप जो है वो फाइल कर दो। और जो लिस्ट है वो अवेलेबल होती है वेबसाइट पर कि कौन कौन जो है वो इन्वेस्टर एसोसिएशंस कौन कौन सी हैं जिनकी मदद से हम जो है वो अपनी कंप्लेंट्स को फाइल आउट कर सकते हैं। उसकी जो लिस्ट जो है सेबी ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। जो कंपनीज हैं उन्हें जो है पेंडिंग कंप्लेंट्स को जो है वो क्या करना है, व्यू करेंगे एंड वो प्रोवाइड करेंगे कि रेजोल्यूशन जो है वो कैसे जो है उसको रिजॉल्व करा जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगा के। इफ़ द कंपनी फेल्ड की जो है वो कंपनी नहीं कर पाती रिजॉल्व वगैरह को, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा कि जो है वो नॉन रिड्रेसल या नॉन कंप्लायंसेस जो है वो माना जाएगा। रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, देखो इन्वेस्टर जो है उसे जो है वो कंप्लेंट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड कंप्लेंट फॉर्म के अंदर देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी दे दो, अनप्रोफेशनली जो है वो नहीं काम नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो आपको कंप्लेंट जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर जो है वो देनी पड़ेगी एंड जो है वो एनेक्शर्स के साथ में। एंड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, जब रिसिप्ट होगी कंप्लेंट की तो नेचर ऑफ द कंप्लेंट एंड एडिक्वेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो भी सबमिटेड करे गए थे वो देखे जाएंगे, उसे स्क्रूटनाइज वगैरह करा जाएगा। अगर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ही सबमिट हो रही हैं तो कंप्लेंट को जो है वो रिकॉर्ड वगैरह कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट इनएडिक्वेट है तो इन्वेस्टर को एडवाइस करा जाएगा कि आपके पास राइट है कि आप डेफिशिएंसीज वगैरह देख सकते हो। रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट, देखो जनरली जो एक्सचेंज है वो इनिशियली जो है वो ट्राई करता है कि वो रिजॉल्व करे कंप्लेंट को, और जो इशू जो भी रेज्ड करें हैं कंप्लाइंट ने वो एनालाइज वगैरह होती रहती है टाइम टू टाइम। सब्सिक्वेंटली जो रिस्पॉन्स है वो भी रिव्यू करा जाएगा। अगर ट्रेडिंग मेंबर ने एग्री कर लिया कि वो ठीक है सब कुछ, तो इमीडिएटली वो सेटल हो जाएंगी जो भी मैटर वगैरह। अगर ट्रेडिंग मेंबर जो है वो ये कहता है कि उसने ऑलरेडी सेटल कर दिया तो प्रूफ मांगेंगे। ये वही वाला जो कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा था, नेचर ऑफ द कंप्लेंट जो है वो क्या होता है, कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्सचेंज मेंबर या फिर कंप्लेंट अगेंस्ट द लिस्टेड एंटिटीज। देखो कंप्लेंट अगर जो है वो एक्सचेंज मेंबर के रिगार्डिंग में किस किस चीज़ों के रिगार्डिंग कर सकते हैं, कोई भी जो है डॉक्यूमेंट इशू नहीं करा गया, कोई भी जो है वो फंड जो है वो रिसीव नहीं हुए हैं, या फिर जो है वो कोई मार्जिन रिसीव नहीं हुआ, या फिर कोई जो है वो इन चीज़ों के रिगार्डिंग तो हम कंप्लेंट जो है वो करेंगे अगेंस्ट एक्सचेंज मेंबर के रिगार्डिंग। लेकिन लिस्टेड कंपनीज़ के लिए कौन कौन सी जो कंप्लेंट जो करी जाती है, रिगार्डलेस की हमारे को कोई जो है वो अलॉटमेंट एडवाइस नहीं दी गई, या फिर जो है वो डिले हो रहा है रिडम्पशन वगैरह का, या फिर सेल प्रोसीड के अंदर फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट के अंदर, या फिर कॉम्पोनेंट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ डिले हो रहा है, या फिर सिक्योरिटीज़ परचेज के अंदर कुछ हो रहा है, या फिर लेटर ऑफ ऑफर जो है वो उसके अंदर कोई दिक्कत हो रही है। तो अगर इन सारी चीज़ों के अंदर कोई भी गड़बड़ है तो होता है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। एंड आई होप आपको जो है वो मज़ा आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होंगे कि इस चैप्टर के अंदर, तो आप जो है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।